हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपकी बुक के फर्स्ट पार्ट का आखिरी चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप इस चैप्टर के टाइटल से समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों के बिलीव्स और उनकी थिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में भी हम उस टाइम पीरियड को फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर्स में किया है, यानी 600 BCE से लेकर 600 CE तक का टाइम। यहाँ आपको चैप्टर के टाइटल में बिलीव्स के साथ साथ बिल्डिंग्स भी दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन लोगों के बिलीव्स का, उनकी थिंकिंग का असर उस टाइम की बिल्डिंग्स और स्कल्पचर पर भी हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा ज्यादा फोकस बुद्धिज्म पर रहेगा और हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिज्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट से आसपास के बाकी लैंड्स में स्प्रेड हुआ और कैसे इसे लोगों ने अपनाया। आप में से कई स्टूडेंट्स ने सांची के स्तूपा के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और कई बच्चों ने सांची जाकर इसे देखा भी होगा। कई बच्चों को पता नहीं होगा कि सांची का यह स्तूपा एक्चुअल में एक बुद्धिस्ट सेंटर है और इसे उन लोगों ने बनवाया था जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और सिर्फ सांची ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हमें जो स्तूपा देखने को मिलते हैं उनमें से अधिकतर स्तूपा बुद्धिज्म से ही रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली सांची के स्तूपा के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि ये आज भी अच्छी कंडीशन में है और इससे हमें बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग्स के बारे में कई बातें जानने को मिलती हैं। सांची के स्तूपा को प्रिजर्व करने का क्रेडिट अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो हैं भोपाल की बेगम्स। यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोपाल की बेगम्स का सांची के स्तूपा को प्रिजर्व करने में क्या रोल रहा, What was the role of Begums of Bhopal in preserving the stupa of सांची, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। सांची के इस स्तूपा को 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। 19th सेंचुरी में सांची भोपाल स्टेट का पार्ट था। इस टाइम में भोपाल की नवाब रही शाहजहां बेगम ने सांची तक अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए लिखा था कि कल हम भोपाल से 20 मील नॉर्थ वेस्ट में सांची की तरफ गए, जहां हमें कुछ स्टोन स्कल्पचर्स, बुद्धा स्टैचूज और एक एंशिएंट बिल्डिंग देखने को मिली। एक यूरोपियन जेंटलमैन जिनका नाम मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्हें इन रूइंस और स्कल्पचर में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने कई हफ्तों तक यहीं रुककर इसे स्टडी किया और उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मिला उसे उन्होंने अपने इंग्लिश वर्क में पब्लिश किया। आपको बता दें कि 19th सेंचुरी में कुछ फ्रेंच और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट्स इस स्तूपा के पार्ट्स को अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे ताकि वो वहां के म्यूजियम में डिस्प्ले कर सकें, और इसके लिए उन्होंने भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम से परमिशन भी मांगी थी। लेकिन शाहजहां बेगम ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें स्तूपा के एक्चुअल पार्ट्स की जगह उनकी प्लास्टर कॉपी ले जाने की परमिशन दी। प्लास्टर कास्ट कॉपी के जरिए वो ओरिजिनल स्तूपा को ले जाए बिना ही अपने म्यूजियम में इसे दिखा सकते थे। शाहजहां बेगम के बाद जब सुल्तान जहां बेगम भोपाल की नवाब बनी तो उन्होंने इस एंशिएंट स्तूपा को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी ली और इस काम की फंडिंग भी दी। सांची के स्तूपा को लेकर जॉन मार्शल ने अपने कई वर्क्स पब्लिश किए हैं जिन्हें उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया है। इसका रीजन था कि सुल्तान जहां ने सिर्फ इस स्तूपा की प्रिजर्वेशन के लिए ही नहीं बल्कि यहां म्यूजियम और गेस्ट हाउस बनवाने के लिए भी पैसे दिए थे। इसी गेस्ट हाउस में रहकर जॉन मार्शल ने स्तूपा को स्टडी करके अपने वर्क्स पब्लिश करवाए थे। आज अगर हम सांची के स्तूपा को वेल प्रिजर्व्ड देख पा रहे हैं तो इसमें भोपाल की नवाब रही शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने इस स्तूपा को यूरोपियन से बचाया और इसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करवाया। लेकिन इन स्तूपास को देखकर हम सभी के मन में एक डाउट आता है कि इसे क्यों बनवाया गया होगा। अगर आप सांची के स्तूपा गए हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस इसके आसपास रेलिंग्स बनी है और 4 गेट बने हुए हैं। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में और इसे क्यों बनवाया गया है इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको ये बहुत ही सिंपल सी एक बिल्डिंग लगेगी जिसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि इसे इस तरह से क्यों बनाया गया था तो सरप्राइज्ड रह जाएंगे। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें गौतम बुद्ध और उनकी थिंकिंग को समझना जरूरी है।
सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ईयर 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच ऋग्वेद को लिखा गया था। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो इसमें अग्नि, इंद्र और सोमा जैसी डीटीज के बारे में हिम्स यानी मंत्रास लिखे गए हैं, जिन्हें सैक्रिफाइसेस करते वक्त बोला जाता है। सैक्रिफाइसेस से यहां हमारा मतलब है हवन और पूजा पाठ में भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजें जैसे फूड, प्लांट्स और कुछ सीड्स। ऋग्वेद के हिसाब से इन सैक्रिफाइसेस को करते वक्त इंद्र, सोम और अग्नि की प्रेज में ये मंत्रास बोले जाते हैं। इन सैक्रिफाइसेस को पहले कलेक्टिवली किया जाता था, लेकिन 1000 से 500 बीसी के बाद इन्हें घर में भी किया जाने लगा। हालांकि इनमें से कुछ सैक्रिफाइसेस और यज्ञ ऐसे होते हैं जिन्हें परफॉर्म करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण या प्रीस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, राजासूया और अश्वमेधा यज्ञ ऋग्वेद में जिन ट्रेडिशंस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में दिया गया है उन्हें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन कहा जाता है। और यहां हमें इस ट्रेडिशन के बारे में बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहीं से लोगों के मन में ट्रेडिशन, रिलीजन और बिलीफ्स को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। 6th सेंचुरी बीसी के बाद लिखे गए उपनिषद से हमें पता चलता है कि इस टाइम पर लोग इन प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत ज्यादा डिवाइडेड थे। लोग लाइफ की मीनिंग, डेथ और रीबर्थ और कर्मा के बारे में बातें करने लगे थे। अब लोगों को जानना था कि वो जो लाइफ जी रहे हैं, जिन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, उन सब का आखिर क्या मतलब है। वैदिक ट्रेडिशन के बाहर के जो लोग थे उनके मन में भी यह सवाल था कि क्या सचमुच इन सैक्रिफाइसेस का कोई मतलब है या लोग बस बिना कोई मतलब इसे फॉलो करते जा रहे हैं। और यहीं से लोगों के बीच डिस्कशंस और डिबेट्स की शुरुआत हुई। ये कोई ऐसी डिबेट नहीं थी जहां लोग लड़ झगड़ कर अपनी बातें मनवा रहे हों, बल्कि ये एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करता था जहां लोग अपनी थिंकिंग, अपनी फिलॉसफी को एक दूसरे से शेयर करके उन्हें ये बताने की कोशिश करते थे कि उन्होंने इस दुनिया के बारे में अब तक क्या समझा है। कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में हमें यह पता चलता है कि इस टाइम पर 64 अलग अलग ग्रुप्स थे जो डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। इन लोगों के बीच जो डिस्कशंस होते थे उन्हें कुटाग्रहशाला में किया जाता था। ये एक छोटी सी हट यानी झोपड़ी थी जिसे ट्रैवलर्स को ठहरने और उनकी डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था। 2 अलग अलग थिंकिंग के लोगों के बीच होती थी और डिबेट के एंड में जो भी अपने सामने वाले ग्रुप को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होता था उसका कॉम्पिटिटर अपनी इच्छा से अपनी फिलॉसफी को छोड़कर उसका डिसिपल बन जाता था। इसी तरह बुद्धा और महावीर ने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करके ये बात रखी थी कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे ये वर्ल्डली प्लेजर्स को यानी मोह माया को छोड़कर एक अलग रास्ते पर चलना होगा। इस फिलॉसफी के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल सेम था, उनके बीच किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं था, जो उस टाइम ब्राह्मण्स के आइडिया से बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि ब्राह्मण्स का तो यह कहना था कि सोसाइटी में सभी के बीच बर्थ से ही डिवीजन क्रिएट हो जाता है, जिसे वो वर्ण सिस्टम की हेल्प से बताते थे। महावीर और बुद्ध की इन्हीं फिलॉसफीज की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म को आज इंडिया में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। तो आइए हम पहले भगवान महावीर की फिलॉसफी को अच्छे से समझते हैं। कई लोगों को यह बात पता नहीं है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनके जन्म से पहले ही नॉर्थ इंडिया में जैनिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। जैनिज्म में टीचिंग्स को पढ़ाया जाता था। जैनिज्म में जिन टीचिंग्स को पढ़ाया जाता था वो टीचिंग्स इंपॉर्टेंट है और इनसे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, जैसे राइट अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से भगवान महावीर से पहले 23 टीचर्स और तीर्थांकर रह चुके थे जो जैनिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। तीर्थांकर का मतलब होता है वो मेन और वुमेन जो लोगों को इस रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस से पार करवाते थे, या यूं कह लें कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सिखाते थे। जैनिज्म के अकॉर्डिंग इस दुनिया में हर एक चीज में एनर्जी है, जान है, भले ही वो पत्थर हो या पानी। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को चोट पहुंचे, स्पेशली प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हमारी थिंकिंग में जो आज अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं जैनिज्म से ही निकल कर आया है। इंसान का बर्थ और रीबर्थ दोनों उसके एक्शंस पर डिपेंड करता है, यानी कर्मा। आप इस लाइफ में जैसे कर्म करेंगे आपको उसी के हिसाब से दूसरी जिंदगी मिलेगी। और अगर आप इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से निकलकर मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको एसेटिसिज्म और पेनेंस को फॉलो करना होगा।
असेटिसिज्म यानी दुनिया की मोहमाया और लग्जरी को त्यागना पड़ेगा। और पेनेंस का मतलब है आपसे जो भी गलतियां, जो भी पाप हुए हैं, उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए जैनिज्म में मंक्स और नन्स बनने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जहां आप अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। इन मोनेस्ट्रीज में मंक्स और नन बनने के लिए 5 इंपॉर्टेंट वॉव्स यानी वचन दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, शादी नहीं करनी और अपने साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी। इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से जैनिज्म इंडिया में तेजी से स्प्रेड हुआ। बुद्धिस्ट की तरह जैन स्कॉलर्स ने भी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे थे, जिन्हें जैन टेम्पल्स में ही लाइब्रेरीज बनाकर प्रिजर्व किया गया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कई साइट से जैनिज्म से रिलेटेड स्टोन स्कल्पचर्स भी मिले हैं, जिन्हें शायद जैन तीर्थंकर की डिवोटीज ने बनाया होगा। जैनिज्म अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट रिलीजन था, जिसे सब कॉन्टिनेंट में काफी फॉलो किया गया। लेकिन इसी टाइम पर बुद्धिज्म भी बड़े लेवल पर स्प्रेड हो रहा था। तो चलिए अब हम बुद्धिज्म को और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसे समझते हैं। बुद्धा को उस टाइम का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर माना गया है। बुद्धा की दी गई टीचिंग्स इतनी पॉपुलर थी कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, जापान, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक भी पहुंची। आज हम बुद्धा के बारे में जो भी जानते हैं उन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हेजियोग्राफी से लिया गया है। हेजियोग्राफीज उन राइटिंग्स को कहा जाता है जो किसी सेंट की लाइफ के बारे में लिखी गई हो। इन डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि बुद्धा के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो साक्य क्लैन के एक चीफ के बेटे थे। सिद्धार्थ को बचपन से ही बाहर की दुनिया से दूर रखा गया था। वो हमेशा से पैलेस के अंदर रहते थे, जहां उन्होंने किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ नहीं देखी थी। सिद्धार्थ इतनी ज्यादा आइसोलेटेड लाइफ जीते थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि डेथ, डिजीज और परेशानियां कैसी होती हैं। एक दिन जब वो अपने पैलेस से बाहर निकलकर सिटी में गए तो उन्होंने वहां एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, जिससे उन्हें बहुत सदमा लगा। बचपन से हमेशा खुश और हेल्दी रहे सिद्धार्थ के लिए यह सब देखना बहुत मुश्किल था। इसी के बाद उन्हें सिटी में एक और आदमी दिखा जिसका अपना कोई घर नहीं था। ना तो उसे बूढ़े होने की चिंता थी, ना बीमारी का डर, क्योंकि वो जानता था कि ये सब तो होना ही है, इसे टाला नहीं जा सकता। और वो इतनी गरीबी और तकलीफों के बाद भी खुश था। जब सिद्धार्थ ने उसे देखा तो उन्हें समझ आया कि वर्ल्ड में डेथ को नहीं टाला जा सकता और अगर उन्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो उन्हें भी उसी गरीब आदमी की तरह इन सब चिंताओं से खुद को फ्री करना होगा। जिसके बाद सिद्धार्थ अपना पैलेस छोड़कर लाइफ के मीनिंग को ढूंढने निकल पड़े। सिद्धार्थ ने पहले एनलाइटनमेंट को पाने के लिए एक्सट्रीम मेथड का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने सारे डिजायर्स को छोड़कर फास्टिंग की, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने कई हफ्तों तक मेडिटेशन किया और फाइनली उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति हुई। एनलाइटनमेंट वो स्टेट होती है जब आपके मन में किसी चीज को लेकर कोई डिजायर नहीं होती, बस आपके मन में शांति होती है। और इसी के बाद सिद्धार्थ को बुद्धा कहा गया, जिसका मतलब होता है वो इंसान जो एनलाइटेड हो। उसके बाद बुद्धा ने इस ज्ञान को सिर्फ खुद तक नहीं रखा बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया। तो हम जानेंगे बुद्धा की उन टीचिंग्स के बारे में जिनकी वजह से लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। कई लोगों का ऐसा कहना है बुद्धा के पास मिरेकलस पावर्स थी जिनसे वो किसी को भी ठीक कर सकते थे। लेकिन बुद्धिस्ट की लिखी हुई किताब सुत्त पिटाका में हमें बुद्धा के बारे में जितना जानने को मिला है उससे ये पता चलता है कि वो कोई चमत्कार दिखाकर नहीं बल्कि लोगों को रीजन और लॉजिक देकर बातों को समझाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक रोती हुई औरत बुद्धा के पास आई तो उसने बुद्धा से अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने को कहा। इस पर बुद्धा ने उनसे कहा कि वो उनके बेटे को जिंदा कर देंगे अगर वो औरत किसी ऐसे के घर से अनाज लाकर उन्हें दे दे जहां किसी की डेथ न हुई हो। जब वो औरत लोगों के घर अनाज मांगने गई तो उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। उदास होकर जब वो औरत बुद्धा के पास आई तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से ये बात समझाई कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसीलिए उसे इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए।
बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इस दुनिया को अनिक्का और अनट्टा कहा गया है। अनिक्का का मतलब है हमेशा बदलते रहने वाला, और अनट्टा का मतलब है सोललेस, जहां कुछ भी इटर्नल ना हो, हमेशा ना रहता हो। इन दोनों बातों से बुद्धिस्ट का कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो चीजें आज आपके पास हैं हो सकता है कल ना हो। साथ ही जो सौरो यानी दुख है वो आपकी लाइफ का ही हिस्सा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में दुख ना आए। अगर ह्यूमंस को इन वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठना है तो उन्हें मोह माया से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। बुद्धिस्ट यानी बुद्धा के फॉलोअर्स ने जब इन टीचिंग्स को लिखा तो इन्हें ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में लिखा गया था ताकि सभी लोग इसे पढ़ पाएं। अगर हम अर्ली बुद्धिज्म की बात करेंगे तो उसमें कहीं भी भगवान की एक्सिस्टेंस को लेकर कोई बात नहीं की गई है। बुद्धा किसी भी तरह के सोशल डिवीजन को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अगर किसी भी इंसान को इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से फ्री होना है तो उसे वर्ल्डली लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। बुद्धा का मानना था कि इंसान सिर्फ अपने एफर्ट से ही निबाना को पा सकता है। निबाना उस स्टेट को कहा जाता है जहां इंसान ईगो और डिजायर को पूरी तरह छोड़ दे। बुद्धा की टीचिंग्स को जिन लोगों ने अपनाया और इसे जगह जगह स्प्रेड किया उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता था, और बुद्धिज्म को अलग अलग देशों तक पहुंचाने में इन्हीं फॉलोअर्स का सबसे बड़ा रोल था। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स का एक संघ बनाया था। इस संघ में बुद्धा के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी मंक्स थे, और ये भी बुद्धा की तरह लोगों को धम्म का ज्ञान देते थे। इन मंक्स को भिक्खुस कहा जाता था क्योंकि ये लोगों से भिक्षा मांगते थे। इन मंक्स के पास सिर्फ अपनी खास जरूरत का सामान होता था और इसके अलावा ये अपने साथ और कोई भी चीज नहीं रखते थे। शुरुआत में सिर्फ आदमियों को ही संघ का पार्ट बनाया जाता था, लेकिन जब बुद्धा के एक शिष्य आनंद ने उनसे संघ में एक औरत को भी अलाउ करने की रिक्वेस्ट की तो बुद्धा ने इसे मान लिया। बुद्धा के इस संघ में जो पहली वुमेन भिखुनी बनी थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने बुद्धा को पाल पोस कर बड़ा किया था। इस संघ की कई वुमेन आगे चलकर थीरिस बनी। थीरिस उन वुमेन को कहा जाता था जो टीचर्स बनकर धम्म को स्प्रेड करती थीं। बुद्धा के बनाए संघ में अलग अलग सोशल बैकग्राउंड्स के लोग थे, किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, स्लेव्स, वर्कर्स एटसेट्रा। लेकिन एक बार संघ में आने के बाद ये सभी लोग इक्वल थे और इन्हें सिर्फ भिक्खुस और भिखुनीज से पहचाना जाता था। इन संघ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए डिस्कशंस किए जाते थे, और अगर डिस्कशन के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलता था तो फिर वोटिंग करवाई जाती थी। बुद्धिज्म के ग्रो करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोग एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से खुश नहीं थे। बुद्धिज्म ने सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने की जगह लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, लोगों में कंपैशन और एक दूसरे के लिए प्यार की भावना को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से बुद्धिज्म बुद्धा के लाइफ टाइम और उनके बाद भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब जब हम बुद्धा, उनकी टीचिंग्स और बुद्धिज्म को समझ चुके हैं तो अब हम अपने स्तूपा वाले टॉपिक पर वापस चलते हैं। उस टॉपिक में हमारे कई सवाल थे जिनके आंसर्स समझने के लिए अब हम तैयार हैं। हे गाइस, क्या आप भी सुनना चाहते हैं कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ? मगर आप उसके लिए पॉकेट एफएम और कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना चाहते, कि हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि जिससे हम इन सभी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले सकें, और हमें स्टोरियाँ भी सुननी है फ्री में। तो टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई लेके आया है आपके लिए एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ अवेलेबल रखेंगे। मतलब आपकी डिमांड पर जो भी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो हम लेके आएंगे। इस सेक्शन में आपको स्तूपा के बारे में कई सारी डिटेल्स मिलेंगी कि इन्हें क्यों बनाया गया था, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और स्तूपा में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से किया जा सकता है दैट व्हाई वर स्तूपास इंपॉर्टेंट, हाउ वर दे बिल्ट, व्हाई वर हामिका एंड अंदा बिल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, व्हाट वाज देयर सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से आए,
आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए हम स्तूपास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम सीक्रेट प्लेसेस यानी पवित्र जगहों के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें उन जगहों को इंक्लूड करते हैं जो या तो हमारे रिलीजन से किसी तरह से रिलेटेड हो या फिर वहां कोई ऐसी नेचुरल चीज हो जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे पेड़, नदी या कोई रॉक। इसी तरह की श्राइन्स और टेम्पल्स को उस समय में चैत्यास कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें इसी तरह की कई चैत्यास का मेंशन देखने को मिलता है। इनमें वो प्लेसेस भी आती हैं जो बुद्धा से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं, जैसे लुम्बिनी जहां बुद्धा का जन्म हुआ था, बोधगया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सरनाथ जहां उन्होंने अपना पहला सरमन यानी प्रवचन दिया था, और कुशीनगर जहां उन्होंने निब्बाना को अटेन किया था। और टाइम के साथ यही प्लेसेस बुद्धिस्ट के लिए सीक्रेट बन गई। इनके अलावा भी ऐसी कई प्लेसेस हैं जिन्हें सीक्रेट माना जाता है क्योंकि वहां बुद्धा की बॉडीली रिमेन्स जैसे उनकी हड्डियां और उनके सामान को बरी किया गया है। इन्हीं जगहों पर एक माउंड बना दिया जाता था जिसे आज हम स्तूपा कहते हैं। हालांकि स्तूपा प्री बुद्धिस्ट टाइम में भी बनाए जाते थे, लेकिन बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के बाद इन्हें बुद्धा से ही जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक वादना नाम के एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें यह भी पता चलता है कि अशोका ने कई लोगों को यह ऑर्डर दिया था कि मेजर सिटीज में बुद्धा के रिमेन्स को बरी करके उन पर स्तूपा बनाया जाए। इन स्तूपास की रेलिंग्स और पिलर्स पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं उनमें इन्हें बनवाने के लिए दिए गए डोनेशंस के बारे में लिखा गया है। इनमें से कुछ डोनेशंस सतवाहन रूलर्स ने दिए थे, तो कुछ क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स की गिल्ड ने। इन इंस्क्रिप्शंस में डोनर के नाम, उनकी जगह और कई बारी उनकी ऑक्यूपेशंस के बारे में भी लिखा गया था। इन मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शंस में भिक्षुज और भिखुनीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अगर हम इन स्तूपास के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एक सेमी सर्कुलर माउंड की तरह बनाया जाता था। इनका शेप कुछ ऐसा था जैसे आपने एक बोल को उल्टा रख दिया हो। स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हीप होता है, यानी किसी चीज का ढेर, और इसका नाम शायद इसलिए स्तूपा रखा गया होगा क्योंकि इसका शेप एक हीप की तरह ही था। स्तूपा के इसी सेमी सर्कुलर पार्ट को बाद में अंदा के नाम से जाना जाने लगा। पहले स्तूपा का स्ट्रक्चर काफी सिंपल हुआ करता था और उसमें सिर्फ अंदा ही होता था, लेकिन धीरे धीरे इसे और भी डेकोरेट कर दिया जाने लगा। आप बाद में बने कुछ स्तूपास को देखेंगे, अंदा के ऊपर एक बालकनी बनी दिखाई देगी जिसे हार्मिका कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस हार्मिका में देवों का वास है। हार्मिका के बीच एक पोल बना होता है जिसे यष्टि कहा जाता है, जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसे छतरी नाम दिया गया है। स्तूपा का जो माउंड है उसके चारों तरफ एक रेलिंग बनाई गई थी जिसे सीक्रेट और सेक्युलर वर्ल्ड के बीच की एक वॉल की तरह माना गया है। यानी इस वॉल के अंदर जो स्तूपा वाला एरिया है वो सीक्रेट है और वॉल के बाहर की पूरी दुनिया सेक्युलर है, जो किसी भी तरह के रिलीजियस मैटर्स से कनेक्टेड नहीं है। इस रेलिंग पर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे भी बनाए गए थे जहां से स्तूपा में एंटर किया जा सकता था। जनरली वर्शिपर्स इसमें ईस्टर्न गेट से एंटर करते थे और स्तूपा की एक परिक्रमा करके बाहर निकलते थे। स्तूपा के आसपास ये चक्कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया जाता था, यानी जब आप स्तूपा का चक्कर लगा रहे हो तो स्तूपा हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर ही होना चाहिए। सांची और बहरूच में बने इनिशियल स्तूपास में सिर्फ एक माउंड और रेलिंग बनाई गई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इनमें और एडिशन होता गया और इसके बाद अमरावती और पेशावर में जो स्तूपास बनाए गए हैं उनमें हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल कार्विंग देखने को मिलती है। अब आगे हम 2 ऐसे स्तूपास की डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सांची के स्तूपा के बारे में तो शायद सुना ही होगा, लेकिन अमरावती के स्तूपा के बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। ऐसा माना जाता है कि अमरावती का स्तूपा सांची के स्तूपा से कई ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसे ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज इसका बस कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। 1796 में अमरावती के एक लोकल राजा ने मंदिर बनवाने के बारे में सोचा। जिस जगह पर यह मंदिर बनाया जाना था उसे वहां स्तूपा से कुछ रिमेन्स मिले। जब राजा ने एक माउंड देखा तो उसे लगा कि शायद यहां कोई खजाना छुपा होगा। कुछ सालों बाद जब कॉलिन मैकेंजी नाम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल को इस साइट के बारे में पता चला तो उन्होंने यहां आकर इस साइट को विजिट किया और यहां से मिले स्कल्पचर्स के बेसिस पर स्तूपा की एक ड्राइंग बनाई, जिसे अनफॉर्चुनेटली कभी भी पब्लिश नहीं किया जा सका।
1854 में गुंटूर के एक कमिश्नर वॉल्टर एलियट अमरावती से कई स्कल्पचर्स कलेक्ट करके अपने साथ मद्रास ले गए और इसी टाइम में अमरावती के स्तूपा के कुछ हिस्से धीरे धीरे करके गायब होने लगे थे, क्योंकि इन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इंडिया ऑफिस और लंदन ले जाया करता था। कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी, इनमें से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे H.H. कोल, जिन्होंने इस बात की सीरियसनेस को समझा। उनका कहना था कि कंट्री के एंशियंट आर्ट को इस तरह लूटना बहुत ही बुरा है। उन्होंने कहा कि किसी भी साइट से ओरिजिनल आर्ट को ले जाने की बजाय उसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी ले जाई जाए, जिसे इन सिटू प्रिजर्वेशन कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमरावती में उनकी ये बात नहीं मानी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सांची की बात करें तो यहाँ इन सिटू प्रिजर्वेशन किया गया था, यानी ओरिजिनल आर्ट को उसी की जगह पर रखकर उसकी कॉपीज को म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए भिजवाया गया। और शायद यही रीजन है कि हम सांची के स्तूपा को अच्छी हालत में देख पा रहे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि जब अमरावती के स्तूपा को डिस्कवर किया गया था तब लोगों को एंशियंट आर्ट और स्ट्रक्चर की प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, जिसकी वजह से लोग इसे यहां से ले जाते थे। 1818 में जब सांची के स्तूपा की डिस्कवरी की गई तब उसके 4 में से 3 गेट अच्छी कंडीशन में थे, वहीं चौथा गेट अपनी जगह के पास ही गिरा हुआ था। इन गेट्स को भी पेरिस और लंदन ले जाने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ के लोकल रूलर्स की सूझबूझ से सांची के स्तूपा को बचाया जा सका और उसे आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। वहीं अमरावती के स्तूपा में आज सिर्फ एक छोटा माउंट बचा है। इन स्तूपाज में गेटवेज बनाए गए थे। वो कोई नॉर्मल गेट्स नहीं थे, बल्कि उन पर बहुत ही बारीकी से किसी स्टोरी या सीन को तराशा गया था। इन स्तूपाज के आसपास भी हमें जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं उनकी अपनी अलग कहानी, अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम अपने अगले सेक्शन में समझेंगे। अगर आप इन गेटवेज पर ज्यादा ध्यान ना दें तो आपको शायद इन पर कोई डिजाइन्स बनी हुई दिखेंगी जो आपके हिसाब से इन गेट्स को सुंदर दिखाने के लिए बनाई गई हों। लेकिन इन गेट्स पर बनी हर एक चीज एक कहानी बताती है, जिसे बहुत सोच समझकर गेट्स पर बनाया गया है। वो आर्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने इन स्कल्पचर्स को अच्छे से स्टडी किया, वो इनकी इंपॉर्टेंस हमें बताते हैं। सांची स्तूपा से मिले एक स्कल्पचर में वसंतरा जटक का एक सीन बनाया गया है, जिसमें एक प्रिंस अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला जाता है। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? वेल, हो सकता है कि ये कहानी बुद्धा की कहानी से मिलती है, इसलिए इसे यहां बनाया गया हो। इसी तरह कई स्कल्पचर्स को बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में न बताते हुए उन्हें एक सिंबल से बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कल्पचर में एक एम्प्टी सीट बनाई गई है तो इसका मतलब है कि बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर कहीं स्तूपा बनाया गया है तो इसका मतलब है कि इससे महापरिनिब्बाना को शो करने की कोशिश की गई है। महापरिनिब्बाना का मतलब है बुद्धा के पीस को अटेन करने वाली स्टेट और उनके लास्ट डेज। कई जगह आपको एक व्हील भी देखने को मिलेगा जो सरनाथ में दिए गए बुद्धा के फर्स्ट सर्मन को बताता है। इन सिंबल्स को रीड करना और इन्हें समझना आसान नहीं है, इसलिए हिस्टोरियंस अपने आप को उन लोगों के ट्रेडिशन से जोड़कर इसे समझने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने इन्हें बनाया था। इसी तरह एक गेटवे पर हमें पेड़ को पकड़े एक वुमन दिखाई देती है, जिसके बारे में स्कॉलर्स काफी कंफ्यूज थे क्योंकि इसका किसी भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अलावा बाकी लिटरेरी ट्रेडिशंस पढ़ने के बाद स्कॉलर्स ने यह कंक्लूजन निकाला कि ये वुमन शायद शलभांजिका को रिप्रेजेंट कर रही है। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि शलभांजिका के छूने से पेड़ों पर फूल और फल उगने लग जाते थे और हो सकता है कि इसे एक शुभ सिंबल माना जाता हो। इससे यह भी समझा जा सकता है कि लोग बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करने से पहले शायद किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करते रहे होंगे, जिसकी वजह से इन स्कल्पचर्स में हमें कुछ अलग ट्रेडिशंस की झलक भी देखने को मिलती है। इन स्कल्पचर्स पर हमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज और कई कैटल्स की इमेजेस भी देखने को मिलती हैं जो शायद व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई होंगी, या फिर इन एनिमल्स के थ्रू कोई ह्यूमन क्वालिटी बताने की कोशिश की जा रही होगी। जैसे हाथी स्ट्रेंथ और विजडम को शो करता है, इसीलिए शायद उसे बनाया गया हो। कई जगह हमें एक ऐसी इमेज भी दिखाई दे जाती है जहां एक वुमेन के आसपास 2 एलिफेंट्स खड़े हैं और वो उस पर पानी बरसा रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये एलिफेंट्स उस वुमेन का अभिषेक कर रहे हों। इस पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये बुद्धा की मां माया हो सकती है। वहीं कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये गॉडेस गजलक्ष्मी है, जिन्हें गुड फॉर्च्यून की देवी माना जाता है। इसी तरह सांची के कई पिलर्स पर हमें सर्पेंट्स भी बने देखने को मिलते हैं। जिसे क्यों बनाया गया था ये हमें अब तक पता नहीं चल पाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जब एक जेम्स फर्गसन नाम के एक आर्ट हिस्टोरियन ने सांची के स्तूपा को देखा तो उनका कहना था कि ये ट्री और सर्पेंट वर्शिप का एक सेंटर था, क्योंकि उन्हें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कुछ पता नहीं था और उन्होंने सिर्फ इमेजेस को देखकर ही ये डिसाइड कर लिया था कि ये ट्रीज और सर्पेंट वर्शिप का सेंटर रहा होगा। आपने अब तक इस चैप्टर में बुद्धिज्म के बारे में जो भी पढ़ा उसमें आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि बुद्धा ने अपने आप को भगवान कहा हो या कहीं भी भगवान वर्ड का यूज किया हो। लेकिन आज हम अपने आसपास बुद्धिज्म को जिस तरह देखते हैं उसमें बुद्धा की पूजा की जाती है। तो आगे हम यही समझेंगे कि ये चेंज आखिर आया कहां से। फर्स्ट सेंचुरी सीई से हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कुछ एविडेंट चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसमें बुद्धा को एक एनलाइटेंड ह्यूमन की जगह सेवियर माना जाने लगता है, जो उनकी टीचिंग्स फॉलो करने वाले और बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों को सैल्वेशन दिला सकते हैं। बुद्धा ने भले ही हमेशा ये कहा हो कि इंसान को मोक्ष सिर्फ अपने खुद के एफर्ट से ही मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद लोगों ने बुद्धिस्ट और बोधिसत्ता को सैल्वेशन का मीडियम मान लिया। बोधिसत्ता उन लोगों को कहा जाता था जो बुद्धा के मिले ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की तरफ नहीं जाते बल्कि लोगों की मदद करते हैं। इसी के साथ बुद्धा और बोधिसत्ता की इमेज की वर्शिप भी की जाने लगी और इसी तरह इस नई थिंकिंग को नाम दिया गया महायाना, यानी ग्रेट व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जिसके थ्रू सैल्वेशन को पाया जा सके। वहीं ओल्डर ट्रेडिशंस को अब हीनायाना का नाम दिया जाने लगा, जिसका मतलब था लेसर व्हीकल। इस तरह का कॉन्सेप्ट सिर्फ बुद्धिज्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हमें हिंदुइज्म में भी सिमिलर आइडियाज देखने को मिलते हैं, जहां किसी एक गॉड को सुप्रीम मानकर उनकी इमेज, आइडल और अवतार की पूजा की जाती हो। फॉर एग्जाम्पल वैष्णविज्म, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और शैविज्म, जिसमें भगवान शिव को सुप्रीम डीटी माना जाता है। इस तरह की वर्शिप में भगवान और डिवोटी के बीच प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। वैष्णविज्म के कास्ट में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को रिकॉग्नाइज किया गया। ऐसा माना जाता है कि जब भी धरती पर पाप बढ़ा तब भगवान विष्णु ने एक अवतार लेकर पाप को खत्म किया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग अवतार अलग अलग कंट्रीज में पॉपुलर हों और इन्हें जब भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है तो ये लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। वहीं भगवान शिव की बात करें तो इन्हें शिवलिंग के फॉर्म में पूजा जाता है, तो कहीं इन्हें ह्यूमन फॉर्म में पूजा जाता है। और इन सारी रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी और यहाँ के लोगों के मन में इन डीटीज को लेकर कई आइडियाज हैं, जिन्हें वो अलग अलग तरह से समझते हैं। जब भी इस तरह के स्कल्पचर्स मिलते हैं तो उन्हें स्टडी करना और समझना हिस्टोरियंस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इन स्कल्पचर्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को इससे पहले लिखी गई स्टोरीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन स्कल्पचर्स में इन्हीं पुरानी स्टोरीज से इंस्पायर्ड इमेजेस होती हैं। इन स्टोरीज को अक्सर पुराणों में आसान संस्कृत में लिखा गया है ताकि वो लोग भी इसे पढ़ और समझ सकें जिन्हें वैदिक नॉलेज नहीं है। ये स्टोरीज अलग अलग जगह और क्लास के लोगों के इंटरेक्शन से इवॉल्व हुई हैं, जिन्हें बाद में पुराणास में लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण को मथुरा में एक डीटी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मथुरा के लोगों का बाकी लोगों से इंटरेक्शन हुआ वैसे वैसे भगवान कृष्ण को हर जगह भगवान माना जाने लगा। जिस टाइम पर स्तूपास का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था उसी समय हमारे सब कॉन्टिनेंट में टेम्पल्स भी बनाए जा रहे थे। इससे पहले लोगों को टेम्पल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अगर आप सबसे पहले बने टेम्पल्स देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था, जिसमें भगवान की फ़ोटो रखने के लिए रूम बनाया जाता था जिसे गर्भगृह कहते थे, और इसमें एंटर करने का बस एक ही रास्ता होता था। लेकिन टाइम के साथ मंदिरों का स्ट्रक्चर बड़ा होता गया। इसमें शिहराज बनाए जाने लगे, टेम्पल वॉल्स को डेकोरेट किया जाने लगा, गेटवेज और असेंबली वॉल्स बनाए जाने लगे। अर्ली टेम्पल्स में आप एक यूनिक फीचर भी नोटिस करेंगे कि इन्हें अलग से किसी खाली लैंड पर नहीं बनाया जाता था, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को मंदिर का शेप दिया जाता था, यानी चट्टान के अंदर जाने का रास्ता बनाया जाता था जिससे एक केव का स्ट्रक्चर मिल सके। 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने अजीविका सेक्ट के लोगों के लिए ऐसे ही कई टेम्पल्स बनवाए थे। 8th सेंचुरी में इसी तरह के एक पहाड़ को काटकर बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर बनाया गया था जिसका नाम था कैलाशनाथ टेम्पल। ये मंदिर इतना शानदार था कि इसे बनाने वाले को भी अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। इन टेम्पल्स और इनमें रखी मूर्तियों को देखकर आज हमें तो समझ आ जाता है कि ये किस लिए बनाए गए थे और इनका क्या मतलब है। लेकिन आप सोचिए कि बाहर से आए जिन लोगों ने इन्हें 2000 साल पहले देखा होगा, उन्हें इन मंदिरों और मूर्तियों को देखकर क्या लगा होगा। आइए
हम इस बारे में आपको बताते हैं। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन स्कॉलर्स इंडिया में आए और उन्होंने कुछ मंदिरों और उनमें रखी मूर्तियों को देखा तो वो कंफ्यूजन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या मतलब है, क्योंकि उनके देश में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कई लोग तो इन मूर्तियों को देखकर डर भी जाते थे, क्योंकि कई मूर्तियों में बहुत सारे हाथ बने थे, कई मूर्तियों के बहुत सारे सिर थे, कई मूर्तियों में एनिमल और ह्यूमन दोनों का कॉम्बिनेशन था। फॉर एग्जाम्पल गणेश भगवान और भगवान विष्णु का वराह अवतार। इन स्कॉलर्स ने इंडियन स्कल्पचर्स को समझने के लिए इन्हें उन स्कल्पचर्स से कंपेयर किया जिन्हें वो जानते थे, जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स। जब यूरोपियन स्कॉलर्स को बुद्धा और बोधिसत्ता की कुछ इमेजेस और स्टैचूज मिले तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि इन इमेजेस में उन्हें ग्रीक स्कल्पचर्स का इन्फ्लुएंस दिखाई देता था। उनके पहने हुए कपड़े और स्टैचूज को बनाने का तरीका सब कुछ ग्रीक स्कल्पचर्स से मिलता जुलता था। ये स्कल्पचर्स नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला और पेशावर से मिले थे, जहां 2nd सेंचुरी BC में इंडो ग्रीक रूलर ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था। यूरोपियन स्कॉलर्स ने इन सारे स्कल्पचर्स और उनका मीनिंग समझने के लिए इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जहां वो अनफेमिलियर इमेजेस और स्कल्पचर्स को फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसी ही स्ट्रैटेजी इंडियन आर्ट स्कॉलर्स ने भी अपनाई थी, जहां वो स्कल्पचर्स को टेक्सचुअल वर्क से कंपेयर करके उनके बारे में पता लगाते थे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब आपको दो इमेजेस को कंपेयर करना हो तो वो आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको एक पत्थर पर बने सीन को किसी टेक्सचुअल रिकॉर्ड से कंपेयर करना पड़े, ये आसान नहीं होता। इसी तरह का एक स्कल्पचर हमें तमिलनाडु के महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। यहाँ की रॉक पर जो बनाया गया है उसे पुराणास की कई स्टोरी से कंपेयर किया गया, लेकिन हिस्टोरियंस तब भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये सीन रिवर गंगा के हेवन से उतरने की कहानी को बताता है, वहीं कुछ का कहना है कि ये महाभारत से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां आपकी हिस्ट्री बुक का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के साथ। आप सुनते रहिए। हे गाइस, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स में। हम आपके लिए लाए हैं एक कुकू FM का ऐसा चैनल जिसमें सभी प्रकार की स्टोरियाँ अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में स्टोरी का नाम, वो भी उसका एपिसोड सहित कमेंट करना है। और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी आपको अवेलेबल हो। और ध्यान रहे इस बात का कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ध्यान रखें और ऑल पर सेट करें, और सुनते रहिए ऐसे ही मज़ेदार कुकू FM की स्टोरियाँ अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स पर। तो मज़े लीजिए और सुनते रहिए।